और चूंकि नए साल में मैं पहले दिन यहाँ आ रहा हूँ तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोग। और बाकी तो मिलते रहते हैं, अभी हम लोग रमाडा में भी कुछ लोग मिले होंगे। दोस्तों, जिस जगह आप बैठे हैं, अगर मेरे को कुछ सुनना है तो आज आपको ठानना है कि हमें भी ऐसे ही बनना है। और केवल दो चीज इंसान को जीवन में कुछ नहीं करने देती है। एक खुद में जो भय होता है ना, भय कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एक ये इंसान को कुछ नहीं करने देती है। और दूसरे सेल्फ के अंदर कॉन्फिडेंस ना बना पाना। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं साइकिल से लखनऊ जा सकता हूँ तो इंसान चला जाता है। और एक व्यक्ति कहता है अरे भैया तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं जा पाएंगे, तो वो नहीं जा पाता है। जाया जा सकता है नहीं? तो दोस्तों, ऐसे ही सेम मेरे साथ भी हुआ है। और एक दिन किसी भी इंसान की लाइफ बदलने के लिए बहुत होता है। दुनिया में जितने लोगों की भी लाइफ चेंज हुई है ना, वो जीवन भर काम करके नहीं हुई है। केवल एक दिन का डिसीजन और एक दिन का उसके मन में जन्मा वो कॉन्फिडेंस उसको यहाँ से वहां तक लेके जाता है। अच्छा, यहाँ ईमानदारी से बताना, कितने लोग साइकिल से आए हैं? दो। सेम यही हालत मेरा था। मैं पूरी लाइफ 42 साल की उम्र तक साइकिल से ही चलता था, और वो भी मेरे पास 20 इंची वाली साइकिल थी। उसको भी बदल के मैं 22 इंची की नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट, बहुत छोटा मोटा इंश्योरेंस एजेंट था। पूरी लाइफ कानपुर में जेके कॉलोनी के एक मकान में, वो भी बहुत टूटे फूटे मकान में पूरी लाइफ बीती। और पढ़ाई किया, नौकरी बहुत अच्छी नहीं लगी तो किया ही नहीं। और उसके बाद अचानक पापा हमारे कैंसर हो गया, तो जो पापा का बिजनेस था और प्लस दुनिया भर के बवाल लेकर के हम सभी लोगों ने पीजीआई में जमा कर दिया। 6 महीना अगर किसी गरीब के बाप पीजीआई ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आप सोच सकते हैं क्या हाल हो सकता है। तो ऐसे में करीब हमारे ऊपर 8-9 लाख के कर्जे हो गए। गांव में पेरेंटल जमीन थी, उसको भी हमने वहां रखा कि पापा को ठीक कराना है। मन में एक ठान लेता ना आदमी कि यार पैसे से अगर ठीक होंगे तो ठीक कराएंगे, लेकिन बाद में ही पता चला कि पैसे से ठीक नहीं हो सकते। सब कुछ फूंकने के बाद भी पापा हमारे नहीं बचे, बहुत अर्ली एज एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमारी छोटी सिस्टर थी, और पापा के मरने के बाद जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, तो फिर उसकी हमें मैरिज करना पड़ा, और करना था ही था। और मेरे पास मैरिज के लिए 1 रुपए भी नहीं। सब लोग बोलते कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो उसमें भी हमने गांव की ज़मीनें कुछ बैंक से लोन ले करके, छोटे मोटे लोन ले करके कि हम पोल्ट्री फार्म खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 2-3 लाख रुपए ज़मीनें रख के कर्जा लिए, कुछ रिलेटिव से लिए, जैसे तैसे बहन की शादी पूरी तरह से कर्जे में डूब के किया। अब कर्जे का लेवल और बढ़ गया, जो 8-9 लाख था वो 12-14 लाख में पहुंच गया। फिर धीरे धीरे करके बढ़ता ही गया। तो अचानक मम्मी भी बीमार पड़ गई, और इंश्योरेंस का मैं वो एजेंट था कि अगर किसी ने कहा भाई मैं 2 रुपए रोज दूंगा, मेरा 60 रुपए महीने का बीमा कर दो, तो हम उसके यहाँ 2 रुपए रोज लेने पहुंच जाते थे। ऐसे हम कलेक्शन करते थे, क्योंकि बाजार में छोटे छोटे दुकानदारों का हम बीमा करते थे। और दोस्तों, मैंने 15 साल लगातार LIC को दिया। अपने लाइफ का जो क्रीम पीरियड था, 15 से 20 साल हमने LIC को दिया। लेकिन साइकिल का कभी टायर भी बदलना होता ना तो सोचना पड़ता था। अगर 2-4 हज़ार 5 हज़ार कमीशन आता था तो ये सोचता था पहले घर का राशन रख दो, ये कर दो। 7 साल लगातार मेरे घर में बिजली कटी रही, कटिया कनेक्शन से खाना चलता रहा। और मेरे 42 की उम्र तक हमारे बच्चे कभी टीवी नहीं देख पाए, क्योंकि घर में टीवी नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह के आदमी का कितना बड़ा कॉन्फिडेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है? ना मेरे घर में टीवी थी, ना मेरे घर में फ्रिज था, ना मेरे घर में कोई फर्नीचर था, कुछ भी नहीं था। और बड़ी चीजें तो स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये तो बाद की बात होती है। कोई गरीब से गरीब भी होता, टीवी ले आता है नहीं ले आता? वो किस्तों पे ही ले आए, जैसे भी ले आए। लेकिन बिलीव मानो, हम टीवी की किस्त भरने का भी कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते थे कि अगर 2000 या 1000 महीना भी देना पड़ा तो हम कहाँ से देंगे। इस हालात में जिंदगी कट रही थी। फिर अचानक मम्मी हमारी बीमार पड़ी, जहाँ से हमको तियांशी से परिचय हुआ। और हमारे फ्रेंड्स जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे को
बताया कि एक ऐसी नेचुरोपैथी की कंपनी है। वो तो हमको इसलिए बताया कि ये फील्ड का बंदा है, दिन भर फील्ड में रहता है, अगर कुछ ना कुछ करेगा तो करेगा ही करेगा। तो उन्होंने हमको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, और बताया ही नहीं, वो हमको लेके दिल्ली गए। इससे पहले मैं कभी भी ना दिल्ली ना ये ना वो, बस कानपुर से हमारा घर आजमगढ़ है, बस इधर गए थे। मैं दिल्ली भी कभी नहीं गया था, पूरी लाइफ में दिल्ली नहीं गया था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि पांडे जी चलो। मैंने कहा भाई देखो मेरे पास पैसे वैसे हैं नहीं, और कहते हैं टिकट मैं करा दूंगा। तो श्रम शक्ति में उन्होंने मेरा अपना स्लीपर में टिकट कराया। मैं बड़ा खुश था उस समय, मेरा इतना सपना था कि चलो फ्री में दिल्ली घुमा रहे हैं। तो हम उनके साथ चले गए, दिल्ली घूमे। अब घूमे क्या, उतरने के बाद एक छोटी सी ऐसे टीएनसी की मीटिंग थी, उसमें इन्होंने हमें बैठा दिया। और मेरा उस समय केवल इतना गोल था कि टीएनसी के कुछ हमें प्रोडक्ट बता दें और वो भी फ्री में दे दें, हमारी मम्मी ठीक हो जाए। केवल इतना सपना लेकर के मैं दिल्ली गया था। और मैं जा कर के वहाँ देखा, तो पहली बार तो जो देखा, जो लोग वहाँ टीएनसी कर रहे थे, मैं 2006 नवंबर में गया था। 2006 नवंबर में मैं गया था। तो जितने लोग उस मीटिंग हॉल में हमें मिले, तो सब गुलबेज जी की तरह, इन लोगों की तरह टाई वाई कपड़े वपड़े लगाए थे। तो मेरे को लगा यार इसमें काम करने वाले लोग इंश्योरेंस एजेंट से तो अच्छे हैं। ये मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि ये लोग कुछ हमसे अच्छे दिख रहे हैं। फिर हमने देखा, तब भी मेरा कोई काम करने का ना विचार था ना वो था। हमको बाद में मैंने बताया मनीष जी हमें डॉक्टर साहब से मिलवाओ, पहले हमारा मम्मी वाला तो दिखवाएं यार, बात कराएं। कहते वो तो कल मिलेंगे। हमने कहा चलो कल ही मिलते हैं। मीटिंग देख करके दूसरे दिन दिल्ली ऑफिस गए। वहाँ डॉक्टर विनय श्रीवास्तव और नीलोफर अब्बासी डॉक्टर थी। उनको मैंने बताया कि मम्मी को हमारे कार्डिक अरेस्ट पड़ा था, हार्ट अटैक, और ये उनकी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बोला इनको बाईपास सर्जरी कराना है कार्डियोलॉजी में, और उस टाइम बोले थे 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, आपका बाईपास सर्जरी हो जाएगा। और मम्मी ने कह दिया भैया हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो हम अंदर से बड़े खुश हो रहे थे कि 60 हज़ार मेरे पास हैं भी नहीं, मम्मी कह भी नहीं तो चलो ठीक है नहीं कराएंगे। तो ये अंदर के भाव जो होते हैं अब हम शेयर भी करते हैं लोगों को। खैर डॉक्टर साहब ने देखा, मम्मी का 85% आर्टरीज ब्लॉक था, 90% आर्टरीज ब्लॉक था, 2-3 आर्टरियों में प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा भाई देखो लगातार फूड सप्लीमेंट और ये थेरेपी कराएंगे तो ऑपरेशन से बच सकता है। डॉक्टर विनय आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, काफ़ी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो हमने कहा अच्छा सर ठीक है। तो सब कुछ जब उन्होंने बताया कि BCM लेना पड़ेगा, ये हेड केयर करना पड़ेगा, ये सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, तो जब मैंने बजट जोड़ा तो 40-50 हज़ार, मेरे पास 1 रुपये नहीं। मैं कैसे वहाँ गया था ये तो आपको बता ही दिया। एक चीज़ और नहीं बताई, मनीष जी से मैंने कहा भैया ऐसा करो मेरे को 100 रुपये और दो, इसलिए कि बाई द वे कहीं तुम मिस हो जाओ तो हम स्टेशन तो पहुंच सके। तो ये रियली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। मनीष जी ने हमें 100 रुपये दिया, और हमको उन्होंने 100 रुपये दिया, किराया दिया। और वो बेचारे MBS में नौकरी करते थे, तो उनके हालात हमसे बहुत अच्छे थे उस समय। और जब भी मैं जाता था यहाँ किदवई नगर भी, यहाँ भी जब मैं फर्स्ट टाइम प्लान देने आया था, ये एक यहाँ कोई हार्डवेयर की दुकान थी, ये मंदिर के आमने सामने, उसी हार्डवेयर की दुकान में मैं साइकिल से प्लान देने आया था जाजमऊ से। तो उसमें वाजपेयी जी हमें लेके आए थे। वाजपेयी जी कहते हैं हम बस से मिलेंगे, आप वहीं मिलिएगा साईं मंदिर पे। तो मैं यहाँ आ गया था, और यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम वो कोई श्रीवास्तव चुटिया वाले है ना, उनको हमने प्लान फर्स्ट टाइम दिया था। तो उस टाइम हम आए थे, तब तक मेरे पास साइकिल ही थी। तो खैर हम स्टोरी से उधर जा रहे हैं, थोड़ा हो सकता है कोई रिलेट करेगा। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हम टीएनसी कोई प्रोडक्ट ले नहीं पाए। फिर हमने प्लान बनाया, हमारे एक दोस्त उनके पापा रिटायर हुए थे HAL से, और उनको भयंकर शुगर थी। मेरा दिमाग था, मैंने कहा यार एक प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा आयुर्वेद का सिस्टम है, अगर तू प्लान कर तो हम लोग इसका काम भी कर लेंगे, और ये गारंटी कि तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे, हमारी मम्मी भी ठीक हो जाएंगे। कहता क्या करना? हमने कहा यार 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे। कहता पापा बोलेंगे वो लगा देंगे। हमारे बहुत खास दोस्त थे, साथी का पढ़ा लिखा था। खैर उनके पापा ने तुरंत, हमने सब बताया, कहते ठीक है कर लो। तो उनके पापा ने 50 हज़ार रुपये 60 हज़ार रुपये हम लोगों को
एज ए फाइनेंस दिए। हम लोगों ने ये शर्त पे लिया कि इस पैसे को हम लोग आपको लौटा देंगे 10-20 हज़ार महीना करके। उसके बाद हमने लाल बंगले में एक 3,000 रुपये की दुकान ली रोड पे, और वहाँ पे ऑर्डर दिया। तो पूरी टीम में इतनी खुशी मच गई कि बीसीएम बिक गई। एक पहली बीसीएम वहाँ से बिकी थी। हमारे जो अपलाइन विनीत जी सब लोग बड़े खुश हो गए कि पांडे जी एक बीसीएम का ऑर्डर निकाल लिए। मैं ले आया। अब हम स्टार 1 थे, पहले स्टार 1 होता था। उसके बाद ज्वाइनिंग का नंबर आया। मनीष जी कहने लगे भाई 1200 रुपये लगेंगे। मैं कहा मनीष सर देखो मेरे पास 1200 रुपये है नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, संजय ज्वाइन करा दो और इसकी आईडी लगवा देते हैं और इसी की आईडी पे हम लोग मशीन ले लेते हैं। तो कहा नहीं, आपकी आईडी ज्वाइनिंग तो हम जरूर लगाएंगे। 600 रुपया मोहम्मद अकरम ने दिया, 600 रुपया मनीष शर्मा ने दिया कि 1200 रुपये लगा के इनको कार्ड दे दो। वो जो कार्ड अभी मेरे पास आज भी जिंदा है, 88335303 आईडी नंबर है। और उसी कार्ड को मिला हमारे नीचे, हमसे पहले स्टार 4 हो गए। पहले 60,000 में स्टार 4 होते थे और हम स्टार 1 थे। उसके बाद मेरे को लगा यार ये 4 हो गया, लाओ हम भी कम से कम 4 तक तो करें। फिर हम लोग ने पर्चे बंटवाए, पॉम्पलेट बंटवाए, जगह जगह जो मिले उसको बांटते थे। सप्लीमेंट्स थोड़ा थोड़ा हमने मम्मी को शुरू किया और उनको शुरू किया, प्लस कुछ कस्टमर पेशेंट भी आने लगे। तो हम लोगों का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ। धीरे धीरे करके 2-3 महीने लगातार हमने किया। पहले महीने मैंने ठाना कि मेरे को 2 स्टार बनना है। कितना बनना है? 2 स्टार। उसमें 4500 रुपए का बिजनेस करता था पहले। 4500 रुपए का बिजनेस करना पड़ता था, तब 2 स्टार होता था पहले। तो मैंने पहले महीने ठाना किसी हालत में 4500 का करना है। हमने उसको कर डाला। पहले महीने स्टार 2 बन गया। ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद, मतलब मेरा को लगता है जनवरी में हमने ज्वाइन किया था, फरवरी में हम स्टार 2 बन गए थे। और तीसरे महीने हमने ठाना कि मेरे को 3 बनना है। 3 बनता था 13,500 रुपए से। 4500 कर चुके थे, 9,000 का और बिजनेस करना था। हमने फिर 9,500 का बिजनेस दबा के मरीजों पे, इन पे, उन पे, जो मिले जैसे मिले करना शुरू किया धीरे धीरे करके। तो हम स्टार 3 बने। ऐसे ही प्रोडक्ट बेच बेच के 4 बने। और जब 3-4 महीना लगातार हमने ये काम किया और 4 महीने बाद फिर भी एक मन में वो था कि यार मम्मी को फिर से दिखाओ, हम लोग अपना इलाज कर रहे हैं। ऐसे सबके मन में भाव आता होगा। यार अपना तो इलाज कर रहे हैं, एक बार चल के डॉक्टर को भी दिखा लें। फिर हम मम्मी को ले गए कार्डियोलॉजी, वही 1 रुपए का पर्चा बनवाए, मम्मी को ले जाके लेके बैठ गए। और डॉक्टर मोहम्मद अहमद थे, वो देख रहे थे, उन्होंने लास्ट टाइम भी देखा था। फिर हमको बहुत वो डांटे वाटे कि आप बताइए पेशेंट का इतना हालत ख़राब है। और इसके बाद आपको बताया गया था, हमने कहा डॉक्टर साहब आपने कहा था पैसे लगेंगे 50-60 हज़ार रुपये, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से कर लेंगे। कहना व्यवस्था हो गई। हमने कहा हो गई है। उन्होंने फिर से लिखा, एंजियोग्राफी लिखी, रात भर रुके, एंजियोग्राफी कराई। दूसरे दिन जब सुबह रिपोर्ट मिली, तब हमें कुछ भी हेल्थ के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट। एंजियोग्राफी कराई, हमें ये भी नहीं पता था हार्ट यहाँ होता है कि यहाँ होता है, किडनी यहाँ होती है कि हार्ट कहाँ होता है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होता है। तो हमने तुरंत जो है, जब उनका रिपोर्ट मिली, तो हम डॉक्टर साहब को सुबह 10 बजे फिर दिखाने के लिए गए। कहने लगे इनकी तो आर्टरीज काफ़ी ओपन हो गई हैं, अभी बाईपास का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पहला सपना पूरा हुआ कि मम्मी को बाईपास की ज़रूरत नहीं है। और ये टीएनसी के प्रोडक्ट्स ने मिरेकल किया था मेरे साथ आज से 16 साल पहले। और वहाँ से जब मेरा बिलीव जगा, तो फिर हम धीरे धीरे धीरे, बेकार थे, बेरोजगार थे, जो कुछ करना था टीएनसी से ही करना था। बच्चे की फीस देनी टीएनसी से, घर का आटा लाना टीएनसी से, जो काम करना है, सब्जी भी लानी टीएनसी से। इस तरह से करते गए। फिर हम बाहर निकले, 2-4 अपने दोस्तों को बताया, बनारस में गए। वहाँ पे भी एक मैडम तैयार हो गई बीसीएम लेने के लिए, 28,000 की बीसीएम, फिर वहाँ दिया। तो ऐसे करके हम स्टार 5 बने। स्टार 5 बनने पे कैमरा कंपनी में गिफ्ट करना था। एक पॉलिसी आई थी कि जो लोग 2 महीने में स्टार 5 कर लेंगे उनको एक कैमरा दिया जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया पॉलिसी है। कैमरा देने जाने लगा, लास्ट में क्या हुआ, मैं अचीव कर गया और कैमरे ख़त्म हो गए। तो एलन जो मैनेजर थी, उसने अलाउ कर दिया जिन जिन लोगों को कैमरे नहीं, देखिए कंपनी की ईमानदारी देखो, कैमरा था 13,000 का,
हम कंपनी की एक एक लॉयल्टी को चेक कर रहे थे। कैमरा का जो प्राइस लिखा था ना उसमें 13,000 लिखा था, और क्या 13,000 लिखे हुए कैमरे पे कंपनी को 13,000 का मिलेगा कि उससे कुछ सस्ता मिलेगा? कम का मिलेगा ना। लेकिन एलन ने कहा कि जो जो लोग अचीव किए हैं उनके अकाउंट में 13,000 रुपए डाल दो। तो पहली बार मेरे अकाउंट में, मतलब अपनी लाइफ में 10,000 के ऊपर वो पहला पैसा 13,000 आया। और हमने उसी साल 2007 में मैंने इसको किया था। तो 2007 में करते करते ये मेरा हो गया था जुलाई, और अगस्त में हमारे बेटे का बर्थडे था। तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम कंप्यूटर लेके देंगे। अब मेरे पास 13,000 रुपए, हमने एक दोस्त से कहा यार 13,000 है, बाकी किस्तों पे यार दिला दो कंप्यूटर। थोड़ी हमने हिम्मत करी तो कंप्यूटर वो हमने किस्त पे दिलाया। और उस कंप्यूटर में जब उसने ये बताया कि आप इसी से टीवी भी देख सकते हैं, हमने यार ये तो तुमने और अच्छा काम कर दिया। तो एक उसी में कोई और पार्ट लगा दिया जाता है तो वो टीवी भी दिखने लगता है। तो मेरे घर में वो जो छोटा कंप्यूटर था उसी में टीवी भी चलती थी, और उसी में हमारा बेटा कंप्यूटर सीखने भी लग गया। और हम टियान्सी तब करना शुरू कर दिए। और 2008 में पहली बार हमको चाइना जाने का मौका मिला। 1 साल काम करके हेडक्वार्टर गए। देखिए कैसे कैसे विश्वास बढ़ता है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ आज जो जिस हालत में है ये माने नहीं रखता है, विश्वास कैसे कैसे बढ़ता है। जब मैं पहली बार 2008 में चाइना गया, वहाँ का मंजर देख के एकदम दिमाग खराब हो गया। 1 लाख लोगों का कन्वेंशन था। मेरे सामने करीब 300-350 लोगों को BMW कार, और वहाँ फिजिकली कंपनी के कैंपस में रखी रहती थी कारें। अभी तो अकाउंट में पैसा आ जाता है, उस टाइम वहाँ बुला करके पूरी कार सजा के आपको एक गाड़ी, एक चाबी दी जाती थी। तो मेरे सामने जो है कितने लोगों को कार मिली, फिर उसके बाद यॉट मिला, फिर देख रहा हूँ प्लेन बटा, फिर देखा बिला फंड मिला। हमने साला काम कर करके अगर ये सब किया जा सकता है बिना पैसे, बिना पूंजी का धंधा, तो आज के बाद हम दुनिया की अगर एक व्यक्ति ने भी लिया है तो मैं जरूर इसको लूंगा। ये होता कहाँ है। उसके बाद देखते देखते हम उसी टाइम टियान्सी का म्यूजियम है, जो लोग चाइना गए होंगे, अरविंद जी गए हैं, जाति गए नहीं गए हो, तो बिल्डिंग के नीचे म्यूजियम बना है, बहुत बेहतरीन म्यूजियम बना है। उसमें टियान्स का पूरा इतिहास और जिन लोगों की वजह से टियान्स आज इतनी बड़ी हुई है, उन लीडर्स के मोम के पुतले बना के कंट्री वाइज रखे हैं। जैसे अमेरिका का लीडर है, उसको स्टैचू लिबर्टी ऑफ स्टैचू के सामने खड़ा किया है। इंडोनेशिया, रशिया, फ्रांस, पूरे वर्ल्ड के लीडरों के, चाइना के लीडर्स का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ फोटो मोम का पुतला लगा हुआ था। 2008 में जब मैं गया तो इंडिया का ताजमहल बना, और बिल्कुल वहाँ सन्नाटे में जगह रखी, और आज भी वहाँ लिखा है दिस प्लेस फॉर यू, कि इंडिया का कोई बंदा HD बनेगा तो यहाँ उसका पुतला लगाया जाएगा। 2008 में मैंने वहीं पर कसम खाई, ठाना कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरा यहाँ मोम का पुतला नहीं बन जाए। छोटी छोटी चीजें आप सोच के देखो, लोग ठान तो लेते हैं, उसके बाद आके जरा सा पेन पड़ा ना तो भटक भी जाते हैं। मेरे को अपना ठानना याद आता था। तमाम हमारे क्या 16 साल के करियर में समस्याएं नहीं आई हों, लेकिन मेरे को वो ठानना याद है। साला वहाँ मैंने सोचा था कि मोम का पुतला खड़ा कराना है, और आज मैं जरा सा भी भटकूंगा तो मेरा मोम का पुतला नहीं लग पाएगा। ये ठान के मैं वहां से आया। और स्टार 6 डिस्ट्रीब्यूटर की क्या औकात होती है आप सोच सकते हैं। एक 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे ये ठान के आया 2008 में कि अगर ये चीज़ें मेहनत से हासिल होती हैं और यहाँ हमें अपने देश के सामने अपना पुतला लगवाना है, उसके बाद दुनिया एक तरफ, कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा कोई मतलब नहीं। हमने ले तियांसी दे तियांसी, ले तियांसी दे तियांसी, रात दिन केवल टियान्सी के अलावा मेरी लाइफ में आज भी कुछ नहीं है, आज स्टिल कुछ भी नहीं है। तो ये समझ लीजिए वो नशा मेरा ना अभी तक कम हुआ है, और तब तक कम नहीं होगा जब तक मैं ऑनररी डायरेक्टर नहीं बनूंगा। लोग कहते हैं ना कि मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे। हमने 3 साल कभी भी ट्रेन में टिकट नहीं कटाया,
इसको इसलिए बताते हैं कि कोई भी मेरे हालत का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। मैं केवल एक झूठ बोलता था, टीटी के पास जाता था, कपड़े अच्छे पहनते थे क्योंकि सिस्टम में लिखा हुआ था, और बस एक झूठ बोलता था, सर मेरा पर्स खो गया, मेरे को धनबाद जाना है या मेरे को पटना जाना है। पर्स में टिकट भी था, पैसा भी था साहब, सब चला गया। 100 में 90 टीटी हमें फ्री में लेके गए। 100 में 90 टीटी हमको फ्री में लेके गए और बेचारे रास्ते में हमें खाना भी खिलाते ले गए। इनके पास ₹1 नहीं। अब मैं जेब में 200-300 डाले बिल्कुल उसको बचा के रखे रहता था कि जहां बड़ी इमरजेंसी पड़ेगी वहीं इसको निकालेंगे। और वहां उतर के मैं फोन करता था लीडरों को कि भैया मैं आ गया हूँ, आ जाओ लेने। तो अपनी बाइक से लेने आते थे। मतलब 100 का नोट हम बड़ी मुश्किल से तुड़ाते थे, ये आप समझ लीजिए। बड़ी इमरजेंसी, कहीं भूखे लगी, अब लेना भैया, चलो 10 रुपए 20 रुपए के समोसे खा लो, सत्तू पी लो, ये सब चला। इस परिस्थिति में अपलाइन की लोग बात करते हैं, हमारे अपलाइन 6 महीने बाद दूसरी कंपनी में चले गए। क्या चले गए? दूसरी कंपनी। आपके अपलाइन अभी भी डंडा करें कि भैया करो करो करो, तुम कर सकते हो। हमारे अपलाइन कहते थे यार, मौज भी लेते थे लोग कि ये बिना BMW लिए ही मानेंगे नहीं। हम साइकिल से चले, वो लोग कह लग रहा है पारे जी कार लेके ही मानोगे टियामसी की। हमने कहा एकदम लेके मानेंगे सर। और दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे करके सपने बने, सारी चीजें हुई। पर दूसरा सपना हमारा था, जो घर का बहुत बड़ा सपना था। हमारी मम्मी रात दिन ये कहती थी कि घर का जो सबसे बड़ा सपना है कि भैया हमारे घर में कोई तगादा मांगने ना आए, कोई कर्जदार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 2008 और 9 हमने 2 साल काम करके जिसके भी कर्जे थे बुला बुला के दे दिए, बैंक के, इसके, रिश्तेदारों के। टारगेट करते थे इनका 50,000 है, 1-2 महीना जुटाया, ले भैया दे भैया। 2009 में सारे कर्जा मुक्त कर दिया। फिर उसके बाद 2010 में हमने नई ब्रांड न्यू स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी। 2009 में हमने किस्त की एक बाइक ले ली थी। 2008 दिसंबर या जनवरी में, हाँ जनवरी में लिया था। 2009 जनवरी में बाइक खरीदा। उसके बाद थोड़ा काम हमारा और अच्छा हुआ, फिर डिस्कवर मिल गई। तो आज की डेट में अगर मेरे को हवाई जहाज मिल जाए उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी हमें वो नई डिस्कवर में थी। कि वो गरीबी आलम में नई गाड़ी से जब मैं घूमता था डेली, उसको पहुँच के एकदम चमाचम करके रखा हुआ था। और दोस्तों उससे 1.5-2 साल बिजनेस किया। 2010 में हमने ठाना कि मैं कार लूँगा, सारे ले रहे मैं भी लूँगा, मेरे पास कोई कर्जा नहीं, मम्मी भी ठीक हो गई। हमने जा करके किस्त पे स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी। इस बीच किस्त पे हमने फ्रिज भी ले लिया था घर में। और कंपनी में एक बार थाईलैंड जाने को मिला, तो वहाँ से मैं थाईलैंड से ही एक बड़ी टीवी ले आया था। तो घर में वो भी एक ड्रीम पूरा हो गया, सोनी का बड़ा वाला टीवी आ गया भैया। तो ये इस तरह से पूरा हुआ। अभी मेरे घर में 3.5 लाख की ओलेड चलती है, 3 लाख की ओलेड ऑफिस में। एक टीवी की कीमत बता रहा हूँ, जो आज इंडिया की सबसे महंगी टीवी है, वो मेरे घर में है, मेरे ऑफिस में है। ऐसे करके हमने स्टार्ट करा धीरे धीरे धीरे। दोस्तों 2010 में इस कंपनी के BMW अचीवर बने। तो पूरे इंडिया से मतलब उस बार केवल मेरे को चाइना में हेडक्वार्टर में BMW अवार्ड मिला, 5 सीरीज BMW, जिसका मैंने पैसा लिया। उससे हमने अपने घर को अच्छा किया। और कंपनी ने कहा आपको कार भी लेनी है, तो मैंने दूसरी कार इनोवा खरीदी। उसके बाद 2015 में हमने अपनी तीसरी कार फॉर्च्यूनर खरीदी, अभी जिससे मैं आया हूँ। अपने बेटे के बर्थडे में हमने इसको गिफ्ट किया उसको। तो इस तरह से पूरी लाइफ धीरे धीरे करके सब होता जाता है। केवल इंसान में 2 कमियां हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की और न कर पाने का भय। ये किसी भी इंसान को गरीब और नाकामयाब बनाता है, न कर पाने का भय। और मैं बीइंग ए सक्सेसफुल इंसान सबको यही कहता हूँ, ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। जो आप यहाँ अपने दिमाग में डालते हो ना, एक आदमी डालता है कि मैं कर डालूंगा, वो कर डालता है। और एक आदमी डालने में डरता है, करने में नहीं डरता है।
करना कुछ नहीं, पड़े रहना। अभी लोग कहते हैं सर आपने बड़ी मेहनत की, मैं अब कुछ नहीं करता हूँ। रियली बता रहा हूँ, मैं महीने में 2-4 दिन ऐसे ही कहीं मीटिंग सेमिनार एलडीपी कर लेता हूँ। कोई किसी को प्लान नहीं दिखाता, किसी से प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूँ, और हर महीने 5 करोड़ का बिजनेस होता है, 5-6 करोड़। ऐसे करके दोस्तों धीरे धीरे करियर बनता गया। पहले सपना था घर में लाख रुपए महीने आने लगे, वो भगवान ने मात्र 2.5-3 सालों में पूरा कर दिया मेरा। क्योंकि मेरे घर में आज या उस दिन भी हमें अपनी वाइफ से ज़्यादा अहमियत टियांसी को दी। हमने अपने बच्चों से ज़्यादा अहमियत टियांसी और टियांसी के लीडर्स को दी। हमने अपनी शरीर से ज़्यादा अहमियत टियांसी को दी। वजह केवल एक रहा और कोई वजह नहीं। आज भी हमारी वाइफ कुछ कहे और हमारा कुछ काम हो तो मैं पहले अपने टियांसी को देखूंगा, वाइफ को बाद में देखूंगा। और हर सक्सेसफुल इंसान को बता दें, हर सक्सेसफुल इंसान को ये करना चाहिए, क्योंकि अगर वो दुनिया की, बीवी की, बच्चों की सुनेगा तो कुछ नहीं कर पाते। हम तो वाइफ को ये कहते हैं बस तुमने एक काम किया कि हमको फ्री हैंड छोड़े रही, वही बहुत है। अभी बहुत से लोग, मैं बता रहा हूँ सही, मैं 25 दिन बाद आ रहा हूँ, उन्हें कोई चलो ठीक है कुछ कर ही रहे हैं। उनको अभी यही नहीं पता था, जब पहली बार विदेश गए तो पता चला कि अभी कुछ ढंग का काम शुरू किया। जब अब मैं आता था ना, जैसे 25 दिन बाद आए कि क्या कमा के लाए, अब जेब में 1 रुपए नहीं। वापस मैं कभी कभी पूरी रात, हमारे रेलवे स्टेशन से जो टेम्पो आता था जेके कॉलोनी के लिए, उस सवारी बैठाता था, जेब में मेरे 10 ही रुपए हैं और उससे मैं केवल जेके कॉलोनी टेम्पो स्टैंड तक जा सकता हूँ। अब रात 2 बजे ट्रेन ने उतार दिया, हम सुबह 5 बजे तक बैठे थे, उसके बाद 11 सवारी होगी तब वो ले जाएगा जेके कॉलोनी। अब वो 10 का नोट दिया, अब आ गए घर में 1 रुपए नहीं, सब्जी के लिए भी पैसे नहीं। और काम करके कितने दिन बाद आ रहे हैं? 27 दिन बाद, 25 दिन बाद। मम्मी अलग हाथ जोड़े, भैया कहीं नौकरी कर लो, इससे अच्छा रात रात पता नहीं कहाँ क्या खाते हो, क्या रहते हो, हम लोग को बड़ा कष्ट होता है। हमने कहा नहीं मम्मी, हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे हम टियांस को पढ़ लिए कि क्या इसका करियर है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों 1 लाख रुपए महीना कमाने का सपना था, वो पूरा हुआ। फिर धीरे धीरे सोचे, मेरे दिमाग में एक ब्रेक भी लग गया था। जब मैं 8 स्टार बना था तो इतनी लाइफ कंफर्टेबल हो गई थी कि मेरे दिमाग में ब्रेक लग गया कि यार बढ़िया तो सब हो गया है। खूब मतलब घर में कुछ वाइफ को और सबको, मम्मी को ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बाहर जाते थे, जो 1,50,000 मिलता था उसी का ऑर्नामेंट लिया, तो उतने में हम कूदने लगे। उसके बाद कंपनी ने एक ट्रेनिंग करवाई थी इंडोनेशिया में। वो ट्रेनिंग हुई थी संतोष नायर की, वो भी हमें ने ऑर्गेनाइज कराई थी। उनके साथ जब मैं 3 दिन रहा ना, तो रियल में वो मेरी लाइफ के 3 दिन चेंजिंग के लाइफ थे। उन्होंने कहा यार पांडे तू इतने में सेटिस्फाइड है, इतना तो आदमी का पॉकेट खर्चा होता है, तू 2-4 लाख में कूद रहा है, ये कुछ नहीं होता। और जो तू जिस कंपनी में है ना, इसमें इतना तू रोज कमा सकता है। और कभी भी अपनी कामयाबी से सेटिस्फाइड मत होना। उनके साथ रहे, और चूंकि वहाँ चाइना में हमने प्रोग्राम का इंडोनेशिया में कराया था, तो लैंग्वेज समझने वाले 1 ही 2 लोग थे, बाकी सब वो इंटरनेशनल लीड लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो हमसे बड़ा रिलेट करते थे वो। तो साथ रहे, उन्होंने बहुत कुछ बताया, तमाम टिप्स दिए, जिस टिप्स को करके हमने जब उसके बाद बिजनेस को शुरू किया है, तो उसने एक चीज बता दी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये जो तुम 2-4-10 लाख में टिक गए हो ना, ये रुकने वाला नहीं है। फिर हमने उस हिसाब से काम किया। फिर दोस्त धीरे धीरे एक मन में लक्ष्य बनाया कि कम से कम 1 लाख रुपए एक दिन में आना चाहिए, और वो लक्ष्य भी भगवान ने इसी सिस्टम से पूरा किया। 1 लाख रुपए रोज, और अभी एक दिन में मेरे पास 4-4 लाख, 5-5 लाख, 3-3 लाख, बाकी 1 लाख तो परमानेंट रोज आता है। ग्लोबल रॉयल्टी अभी सर को मैं दिखा रहा था, मैं कोई चीज हिडन नहीं करता हूँ। हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो दुनिया से पैसा आता है। अभी कल ही अभी सर भेजिए तो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। चलो मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वी शेयर है, मैं आपको हर चीज को, ये ना लोगों को लगता है कि लोग कहते हैं क्या, ये देखिए रॉयल्टी आई है, कितने डॉलर है,
$7,518 $7,518 ये ग्लोबल रॉयल्टी है जो मेरे अकाउंट में 20 को आ जाए। 5,63,850 ये इस महीने की रॉयल्टी आई है। और अभी कल जो वीकली पे आउट था, कल जो मेरा वीकली पे आउट था उसमें कुछ फिगर जैसे 11,000 कितने डॉलर है एक वीक का, 11,400 1600 कुछ 11,486 $11,486 एक एक वीक। वीक का है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में $4,000-5,000 आता है। तो इस तरीके से पैसा आता है। अभी मैं लखनऊ में अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूँ और पूरा टियांसी के लिए जैसे मैडम ने व्यवस्था कर रखी है, ऐसे हमने पूरी जमीन लेके 1.5 करोड़ की बनाया है। उसमें बैंकेट हॉल भी है, ऑफिस, ट्रेनिंग हॉल, सब कुछ बनाया है। मैं गुजरात गया था टाइल्स लेने के लिए मोरबी में। वहाँ गए, हमको एक अपार्टमेंट बहुत अच्छा मिला जहाँ हम रुके हुए थे। हमारे एक फ्रेंड के भाई थे, उन्होंने कहा पांडे जी अपार्टमेंट बड़े सस्ते हैं। तो जैसे लोग सब्जी खरीदते हैं ना, मैंने 3 अपार्टमेंट बुक किया वहाँ पे। और उसने कहा सर आप बता दो, डाउन पेमेंट कर दो, फाइनेंस करा लो। मैंने कहा ये अपार्टमेंट हर महीने के पे आउट से एक लूंगा। 1 दिसंबर में रजिस्ट्री, 1 जनवरी में रजिस्ट्री, 1 फरवरी में रजिस्ट्री। फ्लैट। तो अभी क्या कि पूरी लाइफ एकदम फाइनेंस फ्री है, टाइम फ्री है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इस बिजनेस की अभी शुरुआत है। ये इस बिजनेस की मेरे लिए अभी शुरुआत है, क्योंकि ये बिजनेस हमने जो किया है ना, हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए किया है। आज हमारा बेटा है, इतने अच्छी जॉब, इतना सब कुछ उसको मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ छुड़वा दिया। मीटिंग में वो बोलता भी है कि जिस व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जैसे उसका आर्मी में ऑफिसर बना था। अच्छा कौन हटाएगा? अरविंद जी यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस था, आर्मी में CDS SSB क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, 2 बच्चे 4 लाख बच्चों में हुए थे। लेकिन हमने उसको मना करा। मैंने कहा तुम 1.5-2 लाख रुपए की नौकरी के लिए तुम कहीं रहोगे, हम कहीं रहेंगे, इससे बेटा कोई फायदा नहीं है। और ये जो इतना बड़ा अंपायर पड़ा है, उसके मन में फिर भी आया कि पापा ये तो मिलेगा ही, हम वो 1.5-2 लाख और कमाएंगे। हमने कहा इसके लिए ये नहीं किया। हमने उसको नहीं जाने दिया। वो कहता है कि जिस बाप को डिफेंस गवर्नमेंट से ज्यादा विश्वास टियांसी पे हो जाएगा, वो कामयाब होगा। फिर उसके बाद उसने बैंक PO क्रैक किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें भी मैंने नहीं जाने दिया। अभी हम कहते हैं तुमको कुछ नहीं करना, लाइफ को एंजॉय करो। तो रियल में ये बिजनेस आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे होते हैं। आज 25 साल की एज में वो खुद पूरी तरह से फाइनेंस फ्री है। उसको ये 1.5 करोड़ रुपए मैंने दे रखा है। अपना टोटल वो पोर्ट मेंटेन करता है। वो क्या नाम है, ये नहीं यूलिप जो होता है, ये क्या नाम है, म्यूचुअल फंड नहीं, शेयर मार्केट नहीं, म्यूचुअल फंड। उसने बीटेक किया, MBA किया। हमने कहा अपनी पूरी पढ़ाई इसी में लो, 2-4 करोड़ रुपए देंगे, उसी को घुमा के पैसा बनाओ। अब घर बैठे रहो, दिन भर जिम करो, टाइम टू टाइम खाना खाओ, टाइम टाइम लाइफ को एंजॉय करो। 2 लाख पॉकेट मनी तुमको और 2 लाख तुम्हारी वाइफ को। ये लाइफ टाइम तुमको पक्का है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। और मेरे को भी लगता है हम 4 लाख अगर अपने बेटे भाई को जेब खर्च भी दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं। अगर मैं 50 लाख महीना कमा रहा हूँ, 4 लाख दे ही दे रहा हूँ, तो क्या ज्यादा दे रहा हूँ। सब कुछ है उसी का। लेकिन एक बच्चे को सोच के देखो 2 लाख रुपए पॉकेट मनी कितना होता होगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको टियांसी दे सकता है, देगा। सकना वाला यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है। आप अपना कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा पा रहे हैं, आप अपना कितना डेडिकेशन बढ़ा पा रहे हैं, आपके अंदर कितना जुनून है। केवल यहाँ यही 3 चीज माने रखता है। ये नहीं माने रखता कि आप गरीब हैं, अमीर हैं। ये नहीं माने रखता कि आपके घर में खाने को है कि नहीं है। ये नहीं माने रखता कि आपको अच्छे कपड़े हैं कि नहीं है। ये नहीं माने रखता कि आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं। ये नहीं माने रखता कि आप महिला हैं, पुरुष हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, कम उम्र है, ज़्यादा उम्र है। हर उम्र के और हर तरह के लोगों ने यहाँ पे बड़ा अचीवमेंट किया है। कलकत्ता में एक रिक्शे वाला ऑटो रिक्शा चलाता था
और वो एक लीडर को लेके कन्वेंशन में गया था। कब पता है? जब मेरे को कार अवार्ड मिली थी 2011 में कलकत्ता में, ली जिनियान साहब आए थे और उस लीडर ने उस ऑटो रिक्शा वाले को ये बोला कि भाई जब कन्वेंशन छूटेगा 30-40 हजार लोग तो ऑटो रिक्शा मिलेगा नहीं। तो उसने कहा कि तू खड़ा रह, दिन भर के तेरे जो पैसे है वो मैं दूंगा और तेरे को खड़े रहना है, बस शाम को मेरे को लेके घर चलना। कलकत्ता का ही लीडर था वो, और उसको खड़ा रखे दिन भर में उसका जो 300-400 बना उन्होंने निकाला दे दिया। तो उसने कहा दादा जब दे दियो तो हमको भी लेते चलो, गाड़ी हम बाहर खड़ी कर दे रहे। उसने वो पूरा कन्वेंशन देखा, एक अक्षर नहीं पढ़ा है, ना इंग्लिश बोल पाता है ना हिंदी बोल पाता है, केवल बंगला बोलता है, बंगाली है वो। एक वर्ड हिंदी नहीं बोल पाता और एक वर्ड इंग्लिश नहीं बोल पाता। और टियान्सी का गोल्ड लाइन है, अभी उसके पास कोरोला है, टोयोटा कोरोला है। और उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट आया था, उसने अपनी पूरी लाइफ में सोच के देखो कि एक रिक्शे वाले से बेहतर यहाँ सारे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे। उसने अपनी लाइफ में कहा था कभी भी हम अपने बच्चों, अपनी वाइफ, अपनी फैमिली के साथ में हमने दुर्गा पूजा नहीं मनाई, क्योंकि हम लोगों का मनवाते थे दुर्गा पूजा। हम तो रिक्शा चलाते थे कि सवारी मिलेगी। हमारी बीवी बोलती भी थी तो उसको हम 12-1 बजे रात के बाद में ले जाके पूजा दर्शन कराने जाते थे, अपना ऑटो रिक्शा होने के बावजूद। और अभी हम फुल टाइम फ्री हैं, अपनी लग्जरी कार 20 लाख की कार में अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ दुर्गा पूजा देख रहे हैं। आप सोच के दोस्तों, ऐसे लाखों नहीं करोड़ों लोग पूरी दुनिया में अपनी लाइफ को चेंज किए हैं। कोई मेरे साथ, आपके साथ या किसी एक के साथ ये हैपनिंग नहीं है, ये प्रैक्टिकल बिजनेस है और इसमें कामयाब होने का एक सही सटीक रास्ता है, जो रास्ता हम सभी लोगों ने इतने ठोकरे खा खा के बनाया है। केवल अभी जो मेरा SSS बनाने का एक ही मकसद था कि हर फील्ड से लोग आते हैं, किसी को एक यूनिवर्सल कुछ चीज़ें मिल जाए जिसकी वजह से हर व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो जाए। और मैंने जब से इसको स्टार्ट किया, कोरोना काल में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तब हमने इसको स्टार्ट किया और कोरोना काल से अभी भी हमारा वो पैनल चल रहा है। धीरे धीरे हमने पूरा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया। इस हॉल का बैठा हर व्यक्ति, मैंने एक चीज़ बताया तो कुछ माने नहीं रखता है, चाहे वो करोड़ों के कर्जे में दबा हो, चाहे वो उसके घर खाने को ना हो, चाहे उसकी उम्र ना हो, चाहे बुढ़ापे की लास्ट स्टेज पे हो, हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है केवल उन चंद सिस्टम को फॉलो करके। अपने अप्लायंस की बातों को फॉलो करके। सबसे पहले आपको बता दें, ये बिजनेस एक बहुत अच्छा इंसान बनने का बिजनेस है, एक गुड मेंटर बनने का बिजनेस है। मेंटर समझ रहे हैं? जब लोग कहें कि मेरे को भी ऐसा ही बनना है। आप चोरी कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं मेंटर बन के चोरी करूंगा, डाउनलाइन के पैसे खा जाऊंगा, क्लोजिंग खा जाऊंगा, प्रोडक्ट खा जाऊंगा, ऑफर खा जाऊंगा। आप मेंटर बनोगे, कोई आपको फॉलो करेगा? नहीं। सबसे पहले आपको गुड मेंटर बनने के लिए उस रास्ते पे चलना है। कहते हैं ना, संत बनना है तो सबसे पहले मुर्गा, दारू, मीट, मछली छोड़ना पड़ेगा, तभी तो लोग आपके हाथ पर पकड़ेंगे। इसी तरह से इस बिजनेस में बहुत आसान कामयाबी है। अगर आज दिन के बाद आप अपनी लाइफ को मेंटर बनने की लाइफ में लेके जाओ कि मेरे को मेंटर बनना है, मैं अब भले आप आज अकेले हो, आपके साथ एक व्यक्ति भी इस बिजनेस में नहीं है, लेकिन आप मानो कि मेरे को मेंटर बनना है, मेरे को एकदम वसूलों पे चलना है, सिस्टम पे काम करना है और अपनी टीम को केवल सिस्टम और वसूलों पे लेके जाना है। तो पहला बात सभी लोग नोट कर लें, इसमें कामयाब वही व्यक्ति होता है जो मेंटोर बनता है। और मेंटोर जो 10 कोर स्टेप है उसको फॉलो करता है। तो जो कहते हैं ना, मेहनत और दर्द, केवल मेहनत और दर्द दोस्त उसी में है कि आपको मेंटोर बनने में जितना दर्द और मेहनत आएगा वो आएगा। सर मैं जेब में है। अच्छा, मैं जेब। जितना दर्द और पेन होता है वो मेंटोर बनने में ही होता है।
अब उसको आप दर्द समझ लो, उसको आप मेहनत समझ लो, उसको आप तपस्या समझ लो, जो भी समझ लो, और अपने अंदर के भय को निकालने का काम केवल आप करेंगे। और जब तक आपका कोई परफेक्ट मेंटर नहीं होगा, लोग बात करते हैं ना कि हम, जैसे मैंने कहा कि हमें टियान्सी के बच्चे अपने बच्चों से भी प्यारे लगते हैं, मैं बोलता हूँ, सब लोग कहेंगे हाँ सर ऐसा ही मेरे साथ भी है। अपने बच्चे को आपने फीस देनी है तो फट से निकाल के दे दी, उसको पिक्चर जाना दे दिया, उसको कपड़े सिलवाने दे दिया, और डाउनलाइन कोई मांग रहा है तो उसको किया तो झूठ बोलेंगे, कोई बहाना बताएंगे। तो इस लेवल से आपको डेडिकेशन से, इस डेडिकेशन से सबके साथ प्यार करना चाहिए। आज पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड, मैं खुद कभी कभी बहुत हो जाता हूँ, पूरा वर्ल्ड फैन बन गया है केवल मेंटर बनने की वजह से। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी भी डाउनलाइन के साथ आज तक कोई कह नहीं सकता है। पूरे इंडिया 5-5 कारें हैं मेरी, 5 कारें लगभग ऑलमोस्ट 10 लाख किलोमीटर चल गई होंगी। कभी मैंने किसी भी डाउनलाइन से 2 रुपए पेट्रोल के नहीं लिए होंगे, डीजल के नहीं लिए होंगे। हम कम से कम 3-4-5 एक्यूलाइफ मशीन हमने अपनी यूज की और लोगों का डेमो किया। लोगों का हमने बिहार में पहले दिन भर कैंपिंग करते थे तो फ्री में जांच करते थे। आज 16 साल तक कभी भी 10 रुपया हमने एक्यूलाइफ की मशीन से जांच करके किसी से नहीं लिया। अगर ये मेरी डाउनलाइन है, बुला रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं, तुम्हें जो लेना हो लेना, मैं फ्री जांच करूंगा। इनका मनोबल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ये काम करना है। लोग कहते हैं जैसे किसी भी डाउनलाइन की पावर लेग बड़ी मजबूत है, तो अपलाइन को उसकी वीकर में काम करना चाहिए कि यार बेचारा मेहनत कर रहा है, हम उसकी वीकर में काम करें, थोड़ा इसका पे आउट बनेगा। तो वहां पे आपका विश्वास, आपका बिलीव, आपका प्यार जब डाउनलाइन को अच्छा लगेगा तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये बिजनेस टोटल दिल जीतने का बिजनेस है। किसी भी हाल में इंसान का दिल कैसे जीता जाए उसके ऊपर काम करना। लोग कहते हैं सामान बिके न बिके, सामान अपने से बिकता है। जब लोगों का दिल जीत लोगे ना तो सब, अगर आपने बोला कि हमें 10 कोर स्टेप को फॉलो करना है तो कहेंगे सर बोल रहे हैं इसलिए हमें करना है। अभी आपको पता है लोग, बहुत से लोग इसलिए करते हैं कि सर को मेरे को एचडी बनाना है। अरे मैंने कहा भैया तुम पहले एचडी बनो, हम तो बन ही जाएंगे, समझ रहे? तो इतना आपको अपनी टीम के साथ रिलेट करना है, खुद को करना है, बहुत आसान है। इसके बाद आप देखना बड़ा बड़ा काम कितना छोटा हो जाता है। केवल अपने सोच को बड़ा करना है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। ये मत सोचिए आपके पास जो भी पैसा आता है, अभी भी मेरे पास जो पैसा आता है मैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से लोग हमारी रैंक में हैं, 10,000 भी खर्च करने में अभी भी उनको दिक्कत होती है। तो उनकी क्या है कि वहीं से लिमिट हो जाएगी। जिस दिन आपकी ये सोच हो गई उस दिन वहीं से आपकी लिमिट बन जाएगी। जो भी आपका इनकम है 20%, 15%, शुरू में 25% अपनी टीम, अपनी डाउनलाइन के ऊपर खर्चा करिए, उनके कामयाबी के लिए काम करिए। आपकी गाड़ी का टायर, मैं बता रहा हूँ, मैंने 2500 टायर घिस के गंजे कर दिए हैं, लेकिन कहीं भी गया होगा तो त्यानसी के लिए गया होगा। एक कदम मैं इधर उधर किसी दूसरे काम के लिए नहीं गया हूँ। हम फैमिली को कश्मीर लेके गए थे, हमने वहां मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी। हमारी वाइफ को कभी अपने वहां जाना होता है बनारस, तो उससे पहले हमारी 2-4 मीटिंग फिट रहती हैं। टायर घिसेगा टियान्सी के लिए, तुम्हें बनारस छोड़ दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes. इस लेवल से आपको करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं सक्सेस का कारण, सक्सेस के केवल यही कुछ चीजें हैं। जब कोई चीज आपको सबसे बेहतर लगने लगे और सबसे अनमोल लगने लगे, जैसे मेरे को टियान्सी का करियर सबसे अनमोल लगता है, तब जाके वो चीज आपको हासिल होती है। अगर आपके दिमाग में यार इससे बढ़िया नौकरी मिल जाती, बैंक में लग जाते, 50-60 हजार मिलने लगता, क्या हो जाता? अगर किसी को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई नौकरी करके इससे अच्छा हो सकता हूं, तो जो नौकरी वो चाहता है उस नौकरी के करने वाले से जाके मिला। किसी को बैंक का बनना है मैनेजर, उससे जाके मिला। हमारा बेटा है, हमारा दोस्त खुद हमारे साथ का पढ़ा, कर्नल है और इस समय लकली कानपुर में पोस्टेड है, हर हफ्ते हमारे घर आ जाता है। अब कर्नल से अच्छी तो आर्मी में नौकरी मिलने वाली नहीं है।
शादी के पहले उसने फिएट पैलियो खरीदी थी। पैलियो एक कार आती थी फिएट की, और उसके बाद वो कार आज भी 28 साल तक चला रहा है। और अभी उसको कहीं जाना होता है तो मेरी कार, मेरी इनोवा भी लेके आगरा जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। अभी फॉर्च्यूनर भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, तो मैं देता हूँ। सर उसको और ज्वाइन करा दिया। वो तो है, वो है। और सबसे बड़ी बात सुनिए, वो कर्नल की वाइफ कहती है ना कि आपसे बहुत अच्छे पांडे भाई साहब हैं। तो हम अपने बेटे को सुना दिए, हमने कहा बेटा तू लेफ्टिनेंट से हो रहा था, अब कर्नल तक जाता, तू अभी सुन ले कर्नल का क्या है। समझ रहे ना? तो जो नौकरी तुम्हें अच्छी लगती हो, उस नौकरी को जिसने 10, 20, 25 साल किया हो, आप जाके उससे मिलिए, उसके हालचाल लीजिए। भाई कितने मकान बनाया, कितनी गाड़ियां रखी, क्या तेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बता दे। और अगर टियान्सी अच्छी लगती है तो कोई भी बंदा जो 10 साल टियान्सी किया हो, आप उससे जाके मिलिए। और सुनिए, 10 साल नौकरी कितनी शिद्दत से करता है कोई, कभी मालूम है? एक दिन भी लेट नहीं, बारिश में भी लेट नहीं, साला बीमार मन नहीं हो रहा तो भी लेट नहीं। एक हमारे साथ जॉब वाले गए थे नैनीताल ट्रेनिंग में, पूरी रात संडे को सर आए, और मंडे में का कपड़ा पड़े निकाल के हम तो जा रहे हैं भैया सोने। वो कह रहे अरे भैया मैं नहा धो के ऑफिस जा रहा हूँ। कह रहे सर बिल्कुल मन नहीं, पूरा शरीर टूट रहा है, लेकिन वहीं जाके सोऊंगा, लेकिन सोना ऑफिस में। कोई आजादी है? नो सर। मेरे को यहाँ नहीं आना तो मैं बोल देता सर मैं नहीं आ पाऊंगा, काम खत्म। ये मतलब इतना आजादी धरती पे कहीं नहीं होती है, चाहे वो फाइनेंस की हो चाहे वो, लेकिन ये उसी को आजादी मिलती है जो उस नौकरी इतनी शिद्दत से इसको कर ले जाता है। और नौकरी इतनी शिद्दत से करना ही नहीं है, नौकरी को पाने में कितनी शिद्दत लगाता है लड़का, या जो लोगों ने कर रखी है, जिसको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, कर्नल बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, पायलट बनना है, वो किस शिद्दत से तैयारी करता है बच्चा बचपन से। अगर वो शिद्दत आपके अंदर आ गई तो एक टियान्सी का लीडर कम से कम 20 आईएएस के बराबर पैदा है। 20 आईएएस। अब आज अगर मैं अपना आईटीआर दिखाऊं तो कम से कम 20 आईएएस का आईटीआर है मेरा, 3 करोड़ का आईटीआर है। एक आईएएस का 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होता। समझ रहे हैं आप? और टियान्स की एक खासियत भी बता दें, जो इसको जितना सीरियस लेता है, जो इसको जितना वैल्यू देता है, जो इसकी अहमियत को समझता है, ये केवल उसी के लिए होता है। यस सर, ये जिसने लाइटली लिया उसके लिए लाइट है, और जिसने सीरियस लिया उसके लिए सीरियस है। अभी जो व्यक्ति साइकिल चलता था, आज मेरा सपना है 2025 में अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेने का, और ये हर हालत में, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे पास आज भी हेलीकॉप्टर लेने के पैसे हैं, बस मेरे ड्रीम है कि मैं एचडी बनूंगा, हेलीकॉप्टर से लूंगा, काम खत्म। और 2025 में इट विल बी डन श्योर, 100%, कोई रोक नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या पढ़ाई की जरूरत है, यहाँ पैसे की जरूरत है, यहाँ क्या मायने रखता है। आज पूरे टियान्स में तमाम महिलाओं ने, लड़कियों ने एक एग्जाम्पल खड़े कर दिए हैं। अभी इंडिया के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि 90% विमेन्स यहाँ पे बिल्कुल खाली बेरोजगार हाउसवाइफ बनी बैठी है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। चाइना में तो 100% दोनों ही काम करेंगे, घर में ताला मार देंगे। और इंडिया में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 90% महिलाएं हाउसवाइफ। और मैं तो ऐसा देखता हूँ कि बहुत सी लेडीजें हैं, उनको 1-2 हज़ार मिलता है तो उनको ऐसा फील होता है, इतनी खुश होती हैं। हमने अभी अपना बिजनेस बहुत रूरल एरिया आजमगढ़ में शुरू किया आज से 3 साल पहले, और वहाँ बिल्कुल गरीब से गरीब लोगों को हमने अवसर दिया, उनको बेचने के लिए ट्रेनिंग दी, उनको सामान को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दिया, डेमो दिया, और वो लोग काम शुरू किए।
हम कई चीज़ें बड़े करीब से देखते हैं। एक नीतू यादव हैं, स्टार 7 हो गई हैं, तो अभी 1.5 साल पहले उनका क्या था कि नैपकिन किसी को देंगी 200 रुपए का, भले 165 का 50-60 हर नैपकिन में एक्स्ट्रा बेच के ले आती, और पैसे जुटा के 25,000 का उन्होंने झुमका बनवाया। और ने देखा है टियांसी से बनवाए, हमारे आदमी आज तक नहीं बनवा पाए, इतना भारी, समझ रहे हैं? वो ऐसा प्रेरणा एक झुमका ही दे दिया कि वो स्टार 8 होने जा रहे हैं। और गरीब से गरीब लेडीजें जब जाती हैं 100 या 200 रुपए उनको नैपकिन में बच गया, पेस्ट में बच गया, बट वो काम करते हैं। अभी आजमगढ़ फ्रेंचाइजी अगर आप जाएंगे तो सवेरे 8 बजे से वहाँ लोग आ जाते हैं। कुछ ट्रेनें आती, चूंकि फ्रेंचाइजी मैंने रेलवे स्टेशन पे खोला है, कुछ ट्रेनें आती तो दूर दराज की महिलाएं भी आ जाती कि फ्रेंचाइजी 9 बजे खुलेगी, 8 बजे वाली ट्रेन है, तो उनको फ्री में आना, तो पैसेंजर ट्रेन पकड़ के आ गई, 8-8:30 बजे बैठ गई। सुबह क्या उनके बैग में नहीं है, जितना मैंने बिजनेस किट के लिए बताया है वो बिजनेस किट फुल करती हैं, बैग में जो सामान नहीं है वो भरेंगी और निकल जाएंगी फील्ड में। शाम तक 2,000 का बिक गया, 3,000 का बिक गया, 1,000 का बिक गया। ईमानदारी से बताइए, अगर खाली 2,000 का दिन भर में एक महिला ने रिटेलिंग किया और महीने के 25 दिन किए तो उसकी आईडी पे कितना क्लोज होगा? 50,000। सिंपल सिस्टम है नहीं? गोल्ड। अब उसका केवल टारगेट एक बार जीवन में गोल्ड होना और हर महीने 50,000 का ठोको से। इस तरीके से आप बिलीव नहीं मानोगे, जैसे सुरेश जी हैं, पिछले महीने 75 लाख की क्लोजिंग, कितनी? 70 लाख की, 75 लाख की क्लोजिंग, वो भी एक सिल्वर लाइन की। सिल्वर लाइन रैंक मेंटेन है, सारा कुछ मेंटेन है। 12 लोग दुबई जा रहे हैं, उन्हीं महिलाओं में से 12 लोग दुबई जा रहे हैं, और करीब 20 लोगों ने गोवा टूर क्वालिफाई, 20 लोगों ने। अभी कल पॉलिसी आई, कहें कि सर रात भर नींद नहीं आ रही है, आपकी इस्तांबुल चलना है, ये हाल है। और क्या है कि रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर भी नहीं, डेली। कैसे जॉब डेली करते हैं कि नहीं? यस। डेली जॉब की तरह काम करना है। फिर एक चीज आड़े आता है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, शर्म आने लगती है। अब रख लिया बड़ा, हमने ठोका, सबने ठोका, बिजनेस किट भी रख ली, सामान भी रख ली, अब इनसे बताएं कि ना बताएं, इसमें भी शर्म आ रही है। एक बुक मैंने पढ़ी थी, मैं कई बार इसको शेयर किया हूं, कि दुनिया के 85% लोग गरीब केवल इसलिए हैं कि उनको शर्म आती है। केवल पता है कि उनको बेचने में शर्म आ रही, किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाने में शर्म आ रही, इनसे कहें कि ना कहें वो शर्म आ रही। तो आपकी जिंदगी में रोकता क्या पता? आपका शर्म, आपका भय, कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बड़े अच्छे इन्होंने ले लिया, मेरे से नहीं होगा। जिस दिन ये शर्म को, भय को और कॉन्फिडेंस को आपने बाहर कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोकेगी, कोई। वहां पे 1-2 लेडीज ऐसी हो, दिन भर अभी भी बकरी चरा रही, लेकिन उनका टारगेट है कि मेरे को 2,000 का सामान बेचना है। वो बकरियां भी चरा रही, सामान भी बेच रही हैं। इस लेवल की महिला गोवा जा रही ट्रेनिंग करने, और मैंने वहां रिकॉग्निशन प्रोग्राम किया था। 2500 लोग अपने चप्पल उतार स्टेज पे आ रही थी, उनका स्टेज पे चप्पल पहन के आने की हिम्मत नहीं थी। अब बताओ यहाँ कौन सी पढ़ाई, कौन सा एजुकेशन? कोई पढ़ाई नहीं है, खाली उनको बेचना आ गया है। तो ये आप फार्मूला नोट कर लो कि दुनिया में अगर अमीर बनना है तो केवल एक फार्मूला है, एक लाइन है, वो है सेल्स। और सेल्स की लाइन में अगर आपने शर्म को धो करके अपनी बातों को मजबूती से रखने की आदत बना ली, तो कोई बड़ी से बड़ी कामयाबी आपको कठिन नहीं है, हर चीज आपके लिए इजी है। लोग मेरे से कहते थे, मैंने जब टियांसी स्टार्ट किया था उस समय मेरा 116 किलो वजन था। बहुत से लोग कहते थे कि सर इतना वेट है आपका, कमी नहीं हो रहा है। मैं कहा ये कम होगा डायरेक्टर बनने के बाद। अभी हम अपने मिशन में लगे हैं, धीरे धीरे करके मैंने करीब 18 किलो कम भी कर लिया, लेकिन
दिख रहा है सर। अभी नहीं दिखेगा। डायरेक्टर में हम गुलवेज जी की तरह, अरविंद जी की तरह दिखेंगे। क्योंकि मैं कोई काम करता हूँ बड़े मन से करता हूँ। हाँ तब तक की हाँ। हम कोई काम, अभी मेरे पुराने सारे सूट बेकार हो गए, इतना मैंने कम किया। तो वो चीजें पता क्या है कि जब आप, कितने लोगों ने हमें टोका होगा, तो इस बिजनेस में ये माने रखता क्या कि मोटा आदमी कामयाब नहीं हो सकता। कितने दुबले कहीं पहले तुम ही सप्लीमेंट खा के मोटे हो जाओ। दुबले लोग कहेंगे तुमने बताया, अरे पहले तू मोटी हो जा, तू खुद ही सूखी लग रही है। एक चीज इसका जवाब है, आज आप सब लोग ध्यान से सुनना, कभी भी दूसरों के कहने की बात नहीं सुननी है। अगर राइट ब्रदर ने दुनिया की बात सुनी होती तो आज हवाई जहाज का निर्माण नहीं होता। और दुनिया को पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपको समझाने वो लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं टियान्सी है क्या और कैसे होती है। जब एक कामयाब व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप मोटा, पतला, दुबला, सूखा, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, कोई मायने नहीं रखता, तो आप अपने दिमाग में हिट कर लो कि इसको पता नहीं इसलिए ये कह रहा है। यस सर। तो मेरे को बहुत लोग कहते थे, मैं कहा ठीक है भैया, तुम पतले हो के क्या कर लिया मुझे बताओ। पतले हो के तुमने क्या कर लिया? हम मोटे ही होके डायरेक्टर बन गए, HD बनने जा रहे हैं, हर महीने 40-50 लाख रुपए कमा रहे, तुमने क्या किया ये बताओ। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ ये कुछ भी माने नहीं रखता। केवल एक चीज माने रखती कि आप अपने वादे पे, अपने अपलाइन के वादे पे कितना चल रहे हैं, सेल्फ से कमिटमेंट कितना कर रहे हैं। यस, अगर 10 कोर स्टेप में लिखा है कि 3 लोगों से बात करनी है, तो आदमी ले रहा है, नहीं ले रहा है, 100% हम 3 लोगों से बात करेंगे, और उसको वो नहीं लेगा, दूसरा लेगा, दूसरा नहीं लेगा, तीसरा लेगा। यस सर। अगर 3 आदमी रोज आप टच कर रहे हैं, 90 आदमी महीने में होते हैं, यस सर। और 9 व्यक्ति भी आपके साथ आ गया, सोचिए कहां से कहां दुनिया जाएगी। यस सर। यहाँ जितने भी बैठे हैं सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन फिर जाके करेंगे नहीं। करना है, हम करते हैं सर। कितने लोग करेंगे? हाथ भी उठ जाएगा। हाथ भी मेरे को पता है, हम करते हैं सर। जिसके अंदर से आग लगती है ना, मैं आपको बता दूं, मैं कई बार बोला हूं, जब गरीबी की आग हो, बच्चे की फीस नहीं है, घर में हालात खराब है, इस आग ने हमें आगे बढ़ाया। मैं रियल बता रहा हूँ। बड़ा आराम से खाने को मिले तो कौन जाए कमाने, ठंडी बहुत पड़ रही है, आज कोहरा बहुत ज्यादा है, और इस सर आज तो धूप ही नहीं निकली। ये चीजें यही होती है अक्रेसिया, इससे दूर रखना है। कामयाब व्यक्ति के लाइफ में ये चीजें नहीं आती हैं, उसको वहीं पे जिद पालना है। आज साला बारिश हो रही, धूप हो रही, अब तो मैं और जाऊंगा। हम यही करते हैं। जो ये करता है ना मैडम, आप देखना आपके सामने आता जाएगा, यस सर। कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ऐसे लोग मिलते जाते हैं, मैं सही बताऊं, मेरे को 16 साल में ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जिनकी मेरे को तलाश 16 साल पहले थी। यस सर। और एक बात और सुनिए, कोई आपकी टीम से जाता है तो कोई चिंता नहीं करना। यस सर। आप ये मान लो कि इसकी भाग्य में नहीं है। हमको 7 स्टार जिन लीडरों ने बनाया था, उसमें से आज कोई भी लीडर नहीं है। फिर जिन लीडरों की वजह से मैं 8 स्टार बना था, उनमें से भी एक आध दिख रहे हैं, कोई नहीं है। जिन लीडरों की वजह से मैं ब्रॉन्ज लाइन बना था, वो भी लीडर आज इस मार्केट में नहीं है। प्रतीक सिन्हा, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जिस लीडर ने हमें सिल्वर लाइन बनाया था, वो भी अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन हम ब्रॉन्ज भी बन गए, सिल्वर भी बन गए। जिसने गोल्ड बनाया वो भी नहीं है। अब डायरेक्टर के लिए हमें और नए नए लोग पैदा हो गए, सुरेश वकील साहब पैदा हो गए, कामनी सिंह पैदा हो गए, प्रतिष्ठा यादव हैं, तो मेरे तो 5 डायरेक्ट गोल्ड लाइन ऐसे ही हैं। यस सर। अब ये गोल्ड लाइन बना दिए। और सुनिए, डायरेक्टर किसी की वजह से मैं बन रहा हूं ना, HD पता नहीं इसमें से कौन बनाएगा। यस सर। मेरा अपना जो मिशन है, मेरा मिशन HD जाने का है, तो आपको HD बनाने वाले लोग भी पैदा हो जाएंगे। यस सर। बिल्कुल सर। कभी उन्हें धक्का मत मारो जो 6 से 7 नहीं जा रहा है। सोच ले यार ये बिल्कुल सड़ा टमाटर अब खत्म, नया हमें ढूंढना है।
क्योंकि चंद लोग ही कामयाब होते हैं, जिसके अंदर करंट होगा, जिसके अंदर आगे बढ़ने की उत्साह होगी, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होगी, साला कुछ भी करना पड़े। अभी मैं वो पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि लोग, आपने देखा, आतंकवादी बन जाते हैं, उनको कौन सी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि पता है मैं जा रहा हूं बम लेके, अभी मैं उड़ जाऊंगा। उसके बाद भी वो बनता है, बम लेके जाता है और उड़ भी जाता है। और आपको लाइफ चेंज करने वाले लोग ढूंढने हैं। आप बोलो कि जो भी तेरा हाल है मेरे को पता नहीं, तू 5 साल मेरे साथ रहो। आज आजमगढ़ में जो वकील साहब है, आजमगढ़ में वकील साहब है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उससे आपको लगेगा। मेरी 2 बात है, मैं ना कभी झूठ बोलता हूँ ना हाइपर बोलता हूँ, बिल्कुल जो नॉर्मल होता है। कभी भी आप पूछेंगे तो मेरी स्टेटमेंट चेंज नहीं मिलेगा। हमारा कुछ जमीन का मैटर था, मैं गया कचहरी इनके पास, तो एक ने बताया वो वकील साहब हैं, उन्हीं से मिल ले, हम मिल लिए। तो इनका हमने नंबर लिया, हमने कहा भैया अपना नंबर दे दो। नंबर इन्होंने लिखा है, हमने तुरंत किया तो स्विच ऑफ। मैंने कहा सर ये नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा है। कहे हाँ साहब मोबाइल थोड़ा ख़राब है और उसको बनने को दिए हैं, कल मिल जाएगा। हमने ठीक है। कल मैं गांव से ही फिर फ़ोन लगा रहा हूँ तो इनका स्विच ऑफ। हमने यार, फिर मैं आया कचहरी, हमारे गांव से कचहरी 10 किलोमीटर दूर। हमने सर आपका फ़ोन अभी बना नहीं। कहीं साहब बन नहीं पाया है, आज देखिए जाते हैं बनवाएंगे तो मिल जाएगा, कल बात करिएगा, बाकी आज का हमने आपका ये काम करवा दिया है। तीसरे दिन हम फिर इनको फ़ोन लगाए, 3 बजे फ़ोन इनका बंद। फिर हम अपनी गाड़ी लेके गए, एक फॉर्चूनर से गया था मैं। हमने सर आइए बैठिए कचहरी से, कब फिर हम बोले 4 बजे। हमने बैठिए, मैं ले गया सीधे एक मोबाइल की दुकान पे, और उनको मैंने 3000 का बटन वाला एक मोबाइल हमने पसंद किया, मैंने कार्ड से पेमेंट किया। हमने सर ये मोबाइल मेरी तरफ से आप गिफ्ट लीजिए, और इस नए मोबाइल में सिम डालो, साला साल 2 साल तो खराब नहीं होगा। डाल दिया और सिम रखे थे, तुरंत पर्स से निकाले, पुड़िया में रखे थे, मोबाइल खराब नहीं था। वो सिम डाले, तुरंत चालू, बात होने शुरू हो गई। तो हमने सर कितने दिन से आप वकालत कर रहे हैं? कह रहे हैं भाई 22 साल हो गया। लॉ किए 22 साल हो गए, और 22 साल से इसी कचहरी में इसी जगह में बैठा हूँ। तो फिर कहते हैं सर चलिए, फिर हमने कुछ इनसे ऐसी बातें की कि हमने 22 साल आपने कचहरी को दिया है, अगर 5 साल आप मेरे हिसाब से चल दें तो ये पूरी दशा बदल जाएगी। कहते हैं अच्छा। अब हम बड़ा ही इम्प्रेस हो गए, फिर घर ले गए। इनकी वाइफ जो वो संविदा पे टीचर होती है ना, 10-12 हज़ार मिलता है, वो थी। हमने कहा वाइफ क्या करती है? कहीं टीचर हैं। तो हम सोचे कि सरकारी होंगे तो ठीक ठाक 50, 60, 70, 80 हज़ार मिल रहा होगा। कहने लगे सर टीचर है, तो हम समझ गए। फिर मैडम से जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं साहब अभी संविदा पे हैं, हम लोग ये 2000 मकान का किराया देते हैं, और 5-6 हज़ार रुपये में बच्चों की फीस और ये हो पाती है। 5-6 हज़ार में बच्चों की फीस हो पाती है। बड़े मुश्किल से मतलब मामला चल रहा। घर के हालात बड़े ख़राब, किसी घर जाइए पता चल जाता है कि बंदा अमीर है कि क्या पोजीशन है। सब कुछ बहुत उथल पथल लगा। फिर मैंने इनको सारा सिस्टम बताया, दिखाया। हमने कहा 2 काम करना है अभी तक, आप कोई अपना ना दिमाग लगाना ना किसी का लगाना, जितना हम बताएंगे उतना करना। फिर हमने इनको एक टियानसी के सेमिनार में पहली बार जब हमने यहाँ रखा था पीजीआई में, जिसमें शैलेश भी गए थे, शैलेश गए थे, उनका शायद रिकॉग्निशन था शैलेश। तो पीजीआई वाले प्रोग्राम में हमने उनको बुलाया। हमने कहा आपको हम कुछ अपनी दुनिया दिखाते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं। यहाँ आए, देख के बड़े इम्प्रेस हो गए। थैंक साहब ये काम कैसे होगा? फिर हमने बताया। अच्छा क्या है कि जितना बता दो उतना वो रात दिन लगे रहते हैं, और जिसका नतीजा है कि लास्ट ईयर ब्रॉन्ज लाइन हुए, इसके बाद सिल्वर लाइन हुए, अभी इस महीने वो गोल्ड लाइन जा रहे हैं। हर महीने 3 से 4 लाख का पे आउट। अपनी पल्सर गाड़ी, अभी वो हरियर लेने जा रहे हैं, टाटा हरियर या सफारी। हमने कहा अभी ले लो एक, अभी पे आउट आया हर महीने। अभी उनकी 1.5-2 लाख रुपए का मैं खुद म्यूचुअल फंड में सेविंग करवाता हूँ। इस महीने बोलना 2 लाख का चेक दे रहे हैं।
कल मैंने चेक किया था 1 लाख रुपए उनकी रॉयल्टी थी सिल्वर लाइन की। अभी 2 महीना 3 महीना सिल्वर लाइन हुए बना है, 1 लाख रुपए केवल ग्लोबल रॉयल्टी आई है।